नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों-शोरों से लगे होंगे। तो दोस्तों आज के ये जो टॉप 20 सवाल है, कितने? टॉप 20 सवाल है, ये आपके एग्ज़ाम को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। फिर आपके मन में विचार आएगा कि आखिर क्यों? तो देखिए दोस्त, ये जो टॉप 20 सवाल है, अगर ये आप सही कर जाते हैं, तो मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूँ कि आप ना दोस्त 80% कितने? 80% विद्यार्थियों से ना आगे निकल जाएँगे। अब आखिर क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो सवाल हम आपको इस वीडियो में जो कंप्लीट कराने वाले हैं, ये आपको इतना महत्वपूर्ण है कि ये क्वेश्चन बार-बार रिपीटेड होते रहते हैं। लेकिन लड़के ना जो भी स्टूडेंट जाते हैं एग्ज़ाम में, वो इसको क्वेश्चन को छोड़ कर आ जाते हैं और यही वजह है ना कि क्योंकि क्वेश्चन उन लोग को समझ में ही नहीं आता है। तो हम आज की इस वीडियो में सारा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? तो बस वीडियो को ना आपको एंड तक देखना है। क्या करना है? एंड तक वीडियो को देखना है, ठीक है ना? कहीं भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज का जो सवाल है शुरू करते हैं। बस आपको वीडियो ध्यान से देखते हुए चलना है, ठीक है? तो चलिए हम आज का जो पहला सवाल है शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिए आज का जो पहला सवाल है क्या है इसको ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो स्रोत है हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी के लिए स्रोत माना जाता है। समझ में आया ना? अब कथन देख लेते हैं, 3 कथन दिए गए इसको आप ध्यान से देखिएगा। पहला कथन है संस्कृत नाटक रत्नावली या फिर दूसरा है बफायान का यात्रा वृत्तांत या फिर तीसरा है बांसखेड़ा का शिलालेख। अब बताइए इसमें से कौन-सा सही होगा या फिर कौन-कौन सही होगा, ठीक है ना? क्योंकि जो नीचे दिए है उसका उत्तर चयन करना है, इन चारों में से आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों इसका हमेशा याद रखने का एक तरीका याद रखिएगा कि जो हर्षवर्धन का जो स्रोत है ना, वो किन-किन से मिलता है? तो ये जो है आपको 1 और 3 यानी कि पहला जो है संस्कृत नाटक रत्नावली इससे मिलता है और तीसरा जो है बांसखेड़ा का शिलालेख यानी कि इससे मिलते हैं। इन 2 जो है इन्हीं स्रोतों से जो है ना हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यानी कि 1 और 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बार-बार रिपीट होते हैं। आपको घबराना नहीं है, कथन वाला क्वेश्चन अगर दे दिया, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्नों को ना हम समझ के हल करके आगे निकलेंगे। ये प्रश्न अगर छोड़ देते हैं, तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे देखते हैं, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ये 20 प्रश्न ही नहीं बल्कि आपको एग्ज़ाम को हिला देने वाला प्रश्न है कि नहीं? अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? बोल रहा है कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? जो कानून है उसके कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? तो देखिए आपके सामने सारी चीज़ें लाया गया है कि ये जो कौटिल्य के जो है अर्थशास्त्र की बुक है, इसी के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है ना? तो देखिए हमेशा याद रखिएगा ये अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की बुक है उसमें 4 कानूनों की बात की है। कितने? ऑप्शन नंबर है 4 कानूनों की, ठीक है ना? और वो भी कौन-कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर लगा दिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम सारी चीज़ें आपको फ़ोटो के माध्यम से लगा दिए हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? पहला है धर्म है, दूसरा है व्यवहार है, तीसरा है चरित्र है और चौथा है राजशासन है, ठीक है ना? तो कितने की बात की गई है? तो 4 कानूनों की बात की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? इस प्रश्न को ना बिल्कुल ध्यान से आपको देखते हुए चलना है, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे यानी कि 3 नंबर सवाल पे, ठीक है ना? अब देखिए 3 नंबर सवाल बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणनात्मक नहीं थी? देखिए ये बोल रहा है नहीं थी, यानी कि गणतंत्रात्मक नहीं थी। तो जब भी नहीं बोले तो हम आपको बार-बार बताएँ हर वीडियो में कि एग्ज़ाम में जब बैठिएगा और अगर ऐसे प्रश्न है तो नहीं को आप क्या कर लीजिएगा, गोला ला लीजिए। इससे हाइलाइट रहेगा और आपकी आँखों को ध्यान से देखने में दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं? तो इसमें अब बताना है आपको कि कौन-सा जो शासन व्यवस्था था, गणतात्मक नहीं था, ठीक है ना? तो देखिए कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल या फिर ऑप्शन नंबर सी मगध गणराज्य या फिर ऑप्शन नंबर सी डी वैशाली के लिच्ची। अब बताइए इसमें सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? तो देखिए कपिलवस्तु का वाक्य ये भी गणनात्मक था, कुशीनगर का मल्ल ये भी गणनात्मक था, लेकिन बात करें कि मगध साम्राज्य ये गणनात्मक नहीं था बल्कि ये क्या था? राजतंत्र था। क्या था ये? राजतंत्रात्मक था। ठीक है ना? तो आप जो है ऐसे सवालों को ऐसे तरीके से आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना? अब वैशाली के लिच्ची ये भी जो गणतात्मक था, ठीक है ना? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि मगध गणराज्य, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त? ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। अब हम चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना? चौथा नंबर प्रश्न पे बोल रहा है चौथा नंबर कि निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी?
भाई ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। जब भी दलित वर्ग की बात आती है, तो सिर्फ़ एक ही नाम आता है कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा ये चीज़ें किया गया था, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारतीय दलित वर्ग यानी कि महासंघ की स्थापना 1920 में किनके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, 5वें नंबर प्रश्न पे, ठीक है? तो देखिए, ये 5वाँ नंबर प्रश्न है, इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, ठीक है ना? ऐसे प्रश्न को बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका, यवनिका का मतलब होता है पर्दा, का शुभ आरंभ किसने किया था? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए शकों ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है पार्थियनों ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यूनानियों ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कुषाणों ने किया था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए बिल्कुल नहीं घबराना है, हम आपको हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से बताते हुए चलेंगे। बस अगर आपको वीडियो सच में बेहतरीन लग रहा है ना, तो दिल से ना सब्सक्राइब करके ज़रूर आप जाइएगा, ठीक है ना? क्योंकि वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं, ठीक है ना? इससे हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो को लाने में, ठीक है ना? तो बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो देखिए ये, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूनानियों ने किया था, ठीक है ना? यानी कि जो पर्दा का यानी कि जो यौनिक का यानी कि पर्दा का जो शुभ आवरण है, वो किसने किया था? यूनानियों ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 6 नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है 6 नंबर प्रश्न कि कालिदास द्वारा रचित नाटक कौन-सा नाटक है दोस्त? तो ये नाटक है विक्रमोर्वशीयम। आखिर ये किसका वर्णन करता है? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन करता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन करता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी मलाइका एवं अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन करता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए याद रखिएगा कि जो कालिदास थे, कालिदास इनके द्वारा जो रचित नाटक कौन-सा था? विक्रमोर्वशीयम। इसमें किसका वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सवाल कैसा लग रहा है और सवाल कितना इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर बताइएगा। दोस्त आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, ठीक है ना? किसी भी स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बिहार दरोगा हो या फिर भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ये क्वेश्चन और जितने भी वीडियो हम लेकर आते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बस वीडियो को हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। अगर बिहार स्पेशल को देखना चाहते हैं, तो टोटल 2000 प्रश्नों का ना हम संग्रह कंप्लीट करवा रहे हैं। 1, 2, 3 करके पार्ट 1 करके कंप्लीट करवा रहे हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हैं। चैनल पे सभी चीज़ अवेलेबल है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। बोल रहा है 7वां प्रश्न कि महात्मा गांधी द्वारा 1918 में, ध्यान से देखिएगा, 1918 में क्या हुआ था? खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। ठीक है ना? इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? ठीक है ना? इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? ऑप्शन नंबर ए बेहतर गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता, या फिर ऑप्शन नंबर बी सिंचाई सुविधाओं में सुधार, या फिर ऑप्शन नंबर सी राजस्व संग्रह में छूट, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमेशा याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्व संग्रह से छूट की बात की जाता है, ठीक है ना? देखिए 1918 में जो महात्मा गांधी द्वारा खेड़ा में किसानों के लिए आंदोलन किया गया था, रेवेन्यू के लिए किया गया था, क्योंकि वहां पर खेती तो बेहतरीन होती नहीं थी, ठीक है ना? उस टाइम तो वो अंग्रेजों के द्वारा फिर भी रेवेन्यू इकट्ठा करने के मांग किया गया जा रहा था किसानों से, तो उसी में छूट को जो है 1918 में खेड़ा जिलों में किया गया था, ठीक है ना? तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ये देखिए ये जीके फर्स्ट डिवीजन है, इसीलिए हम आपको बहुत सारी चीज़ में नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन जितना भी बताएँगे आपको पूरा फुली इम्पोर्टेंट और बेहतरीन तरीके से बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना दोस्त? तो बस आपको ध्यान से देखते चलना है वीडियो को। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किसने स्वदेश बांधव समिति, देखिए स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए चपेकर बंधु के द्वारा किया गया था, या फिर ऑप्शन नंबर बी सूर्य सेन के द्वारा किया गया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था, या फिर ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। तो बताइए इसका सही आंसर
क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपको ध्यान से याद रखना है कि जो स्वदेश बांधव समिति है दोस्त, इसका गठन किसने किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है ना? आपको कहीं भी फालतू का समय नहीं देना है, आपको हर एक चीज़ कंप्लीट करवाया जाएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ना आप ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को सही कर पाए। ईमानदारी से बस बताइएगा। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप 10 प्लस भी कर लेते हैं ना, तो समझिए कि आपको रिजल्ट से कोई नहीं रोक सकता है। अगर इससे कम है, तो फिर आपको जितना वीडियो हम करवाए हैं ना, उसको बारीकी से कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। आपको ऑटोमेटिक रैंक और आपको अंक भी बढ़ने लगेगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 9 नंबर सवाल पे। बोल रहा है कि 9 नंबर सवाल ध्यान से बोलिएगा, एक कथन है, ठीक है ना? बोल रहा है कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। आखिर जो है यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? ठीक है ना? आखिर जो ये कथन है किस विद्रोह से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए एका आंदोलन से, या फिर ऑप्शन नंबर बी नील विद्रोह से, या फिर ऑप्शन नंबर सी पावना विद्रोह से, या फिर ऑप्शन नंबर डी दक्कन विद्रोह से। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोलिएगा तो हम वेट भी कर लेंगे, या फिर वीडियो को पॉज़ करके आप आराम से जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, यानी कि आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना? जितना ही याद हो उतना ही आंसर दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पावना विद्रोह में। देखिए पावना विद्रोह में ये बात बोला गया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन जो है पावना विद्रोह में बोला गया था। समझ में आ गया ना? और हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आता होगा, पूरा मुझे उम्मीद है। अब 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है, वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेय यज्ञ तथा 1 वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? आखिर वाकाटक वंश के किस शख्स ने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए प्रवरसेन प्रथम ने करवाया था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है रुद्रसेन प्रथम ने, या फिर ऑप्शन नंबर सी है प्रवरसेन द्वितीय ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वीसेन प्रथम ने। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा याद रखिएगा, ये जो 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेय यज्ञ तथा और बहुत सारे अन्य वैदिक यज्ञ का अनुष्ठान किसने किया था? तो जो वाकाटक वंश के जो शासक था, कौन था? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परवनसेन प्रथम ने ये सारी चीजें कंप्लीट करवाया था। तो याद रखिएगा, परवनसेन प्रथम, ठीक है ना? इस वीडियो को बार-बार आप देखिएगा, आपको कहीं से भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, परवनसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध, 1 वाजपेय तथा बहुत सारे वैदिक योगों का अनुष्ठान भी करवाया था। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 11 नंबर प्रश्न पे। ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है कि सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति, किसका? अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई थी। कब की गई थी? 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ पे की गई थी? और वो भी किनके द्वारा? तो सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। ये तीनों चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा, कि क्वेश्चन जो है इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना दोस्त? तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया में किया गया था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है भागलपुर में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पटना में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जहानाबाद में। तो याद रखिएगा हमेशा कि जो अनुशीलन समिति है 1913 में, ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि पटना में किया गया था। ठीक है ना? कब किया गया था? 1913 में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? देखिए फिर बोला है नहीं, तो इसको क्या करना है? गोला लगा देना है, ठीक है ना? मैं बता रहा हूँ ना, जिस तरीके से जिस तरीके से हम बताते जा रहे हैं, आप बस एग्ज़ाम उस तरीके से कर लीजिए। आपको इस सिर्फ़ गोला लगाने से ना आपको 1 से 2 नंबर इंक्रीज़ हुए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना यहीं में गलती कर देते हैं और वहीं 1-2 नंबर से पीछे छूट जाते हैं, ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए है बफर स्टॉक, यानी कि बोल रहा है कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है। तो देखिए बफर स्टॉक, या फिर ऑप्शन नंबर बी है आयात, या फिर ऑप्शन नंबर सी है समर्थन मूल्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लाइसेंस प्रणाली। तो देखिए बफर स्टॉक तो होगा ही, आयात प्रणाली तो होगा ही, और समर्थन मूल्य भी होगा क्योंकि यह कृषि मूल्य से संबंधित है। लेकिन बात करें लाइसेंस प्रणाली, ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना? यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। होगा तो गलत, यानी कि नहीं बोल रहा है, तो हमारा कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा। ठीक है ना दोस्त? इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। लाइसेंस प्रणाली कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, यानी कि एनएजी की बात कर रहे हैं, एनएजी
किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता का मंत्रालय, या फिर ऑप्शन नंबर बी है होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कानून एवं न्याय मंत्रालय, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रक्षा मंत्रालय। तो बताइए एनएजी जो है किसके अंतर्गत आता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि जो एनएजी है ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो अभी भारत के जो है गृह मंत्रालय कौन है यानी गृह मंत्री कौन है? ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है? अगला क्वेश्चन बताते हैं 14 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है 14 नंबर कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है ना? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 1 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी है 2 सदस्य, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 3 सदस्य, या फिर ऑप्शन डी है 4 सदस्य। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको बार-बार ये चीज़ें रिपीट करना पड़ रहा है। ठीक है ना दोस्त? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 सदस्य। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 3 सदस्य यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की संख्या कितने हैं? उसके अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 3 सदस्य। ठीक है ना? ये काफ़ी ज़्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं भूलना है और हमेशा याद रखना है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर कितना? 15 नंबर, ठीक है ना? अब बोल रहा है 15 नंबर कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद जो है धारण कर सकते हैं? समझ रहे हैं ना? सीएजी, ठीक है ना? ठीक है, बोल रहे हैं सीएजी की बात करें। सीएजी जो है यानी कि भारत के नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? ठीक है ना? तो सीएजी जो है आपको लेखा जोखा रखते हैं, ठीक है ना? उसी की ये बातें कर रहा है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्षों तक, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 5 वर्षों तक, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 6 वर्षों तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 वर्षों तक, ठीक है ना? देखिए 6 वर्षों तक ना अपने पद पे वो धारण रह सकते हैं, ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी हमेशा याद रखिएगा 6 वर्षों तक। अब हम चलते हैं अगले वाले प्रश्न यानी कि 16 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न काफ़ी ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन है बार-बार रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है ना? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कितनी रियासतें, ठीक है ना, 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी, ठीक है ना? सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए 220 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 221, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 222 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 223। अब बताइए 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी, कितनी रियायतें मिलाई गई थी? ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 222 जो रियायतें, ठीक है ना, कब मिलाया गया था? तो 15 फरवरी 1948 को जो है 222 रियायतें जो है सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी। तो इसको आप ज़रूर याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है ना? हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न यानी कि 17 नंबर सवाल पे। देखिए ये सवाल देख के आपको भागना नहीं है और आपको परेशान नहीं होना है। ऐसे सवाल अगर आएगा तो आप आराम से ना यूँ ही चुटकियों में बना लीजिएगा। बस सवाल को समझिएगा। ये सवाल जो है ये भूगोल से यानी कि ज्योग्राफी से। ठीक है ना? तो आपको इस सवाल को ध्यान से देखते हुए चलना है। ठीक है दोस्त? 17 नंबर बोल रहा है सवाल, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जो होते हैं भूपर्पटीय है, ठीक है ना? जो कि सभी परतों में सबसे पतली है। पहला कथन बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? दूसरा कथन बोल रहा है कि महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है, ठीक है ना? क्योंकि कि समुद्र परत जो है बैलास्टिक चट्टानों से बनी होती है। दूसरा कथन बोल रहा है। तीसरा और भी ध्यान से समझिएगा कि पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग कौन-सा है? पिघले हुए लोहे से बना होता है। तो अब बताइए इन तीनों कथन में कौन-सा कथन सही है? ठीक है ना? तो देखिए याद रखिएगा कि जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत जो होती है भूपर्पटी, जो कि सभी परतों में सबसे पहली पतली होती है। ये जो है हमारा कथन पहला सही है, ठीक है ना? बात करते हैं दूसरा कि महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घना होता है, ठीक है ना? लेकिन क्योंकि समुद्री परत की बैलिस्टिक चट्टानों से बनी होती है, ये भी सही है, सही बात है। महाद्वीपीय जो परत होती है ना दोस्तों, वो समुद्री परत की तुलना में कम घना होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो परतें होती है ना, ये समुद्री परत बैलिस्टिक चट्टानों से बनी होती है। लेकिन वहीं पे बात करें कि पृथ्वी की जो सबसे भीतरी भाग है, ये पिघले हुए लोहे से बना होता है, नहीं ये गलत बात है, ठीक है ना? तो हमारा
कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो कथन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? बस ऐसे क्वेश्चन को ना देख के भागना नहीं है, ठीक है ना? भागिएगा फिर नंबर कट जाएगा, ठीक है ना दोस्त? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, कि 18 नंबर सवाल पे। 18 नंबर सवाल बोल रहा है, जो कि आपको थंबनेल पर देख भी लिए होंगे, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आपको लगा दिए, ठीक है ना? बोल रहा है कि शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? ठीक है ना? जो शेरशाह सूरी थे, वो आखिर जो है किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए अफ़गान से थे, या फिर ऑप्शन नंबर बी है मुगल से थे, या फिर ऑप्शन नंबर सी है तुर्की से थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मराठा से। ये तो क्वेश्चन आपको ज़रूर ही मालूम होगा। मालूम है तो आराम से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितना बेहतरीन तरीके से मालूम है, नहीं तो हम तो इसका बताएँगे। तो याद रखिएगा कि ये जो शेरशाह सूरी है, देखिए फ़ोटो के माध्यम से सारी चीज़ें आपको लगा दिया गया है, ठीक है ना? ये जो शेरशाह सूरी है, ये आखिर जो है अफ़गान राजवंश, यानी कि याद रखिएगा अफ़गानों से इनका जो है संबंध था, ठीक है ना? यानी कि अफ़गानी राजवंश से इनका संबंध रखते थे, इसीलिए शेरशाह सूरी जो है अफ़गानी राजवंश से कहलाते थे, ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिए, क्वेश्चन जो है बार-बार पूछते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं 19 नंबर सवाल देखते हैं। ये जो है आपको कोयला से संबंधित प्रश्न है, ठीक है ना? 19 नंबर सवाल बोल रहा है कि भारत में जो है लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आखिर कौन-सा है? उत्पादक राज्य कौन-सा है? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है झारखंड है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपको छत्तीसगढ़ है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या है? ये तो आप ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? और किस कोयला की बातें कर रहा है? तो लिग्नाइट कोयला की बातें कर रहा है, लिग्नाइट कोयला की, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जो भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन-सा है? तो आपको याद रखिएगा तमिलनाडु, यानी कि दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु राज्य है, ये लिग्नाइट कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है, ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन बार-बार पूछता है कोयला से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है ना? अब हम चलते हैं आज का जो है आखिरी सवाल, और काफ़ी जो है बेहतरीन सवाल देखते हैं। इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है 20 नंबर बोल रहा है सवाल, बोल रहा है कि निम्न में से भारत का कौन-सा राज्य जो है अपनी सीमा 3 देशों से, यानी कि नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? बताइए, 3 देशों से याद रहेगा कौन-सा? नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है, ठीक है ना? यानी कि शेयर करता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए है मेघालय करता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम बंगाल करता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सिक्किम करता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश करता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो सवाल है ये मैप से सवाल है। किससे सवाल है? आपको मैप से सवाल है, ठीक है ना? तो मैप से सवाल हर एक एग्जाम में लगभग आपको 10 से 15 प्लस भी चला जाएगा, ठीक है ना? उससे सवाल हमेशा पूछते रहता है। तो क्वेश्चन को बारीकी से देखना है, घबराना नहीं है, ठीक है ना? तो देखिए, आपको ध्यान से देखना है कि ये जो चिकन नेक वाला पार्ट है, ये जो चिकन नेक वाला, ठीक है ना? इसके जस्ट ऊपर वाला जो सिक्किम है, सिक्किम, ये ईस्ट साइड में जो है नेपाल से, ईस्ट साइड में जो है चीन से, और इस साइड में जो है आपको भूटान से संबंधित, यानी कि साझा करता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्किम हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? ये सिक्किम ऐसा राज्य है जो कि 3 देशों से, यानी कि नेपाल, भूटान और चीन से शेयर करता है, ठीक है ना? अपनी सीमा शेयर करता है, ठीक है? तो हमें उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। कोई भी वीडियो से संबंधित राय हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप आराम से अपनी राय रख सकते हैं, ठीक है ना? और एक और बात दोस्त, हाँ, अगर वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा तो दिल से एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है ना? और वीडियो को ना लाइक तो करना ही है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख़्याल रखिए और खूब मेहनत कीजिए। इस बार आपको मेरिट में नाम लेकर ही आना है, ठीक है? तब तक के लिए बाय।